नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं काम्या साकला और पेश है अब तक की 10 बड़ी खबरें। संविधान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समारोह आज सुबह 11 बजे संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया। ये मौका भारत द्वारा संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति ने भी सभा को संबोधित किया और अंत में राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति की तरफ से संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी शामिल किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उनकी बहुचर्चित योजना अब फाइन ट्यून होकर अंतिम रूप ले चुकी है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने विशेष दूतों को रूस और यूक्रेन भेजा है ताकि शांति वार्ता की अगली कड़ी शुरू की जा सके। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी कारोबारी और उनके करीबी सहयोगी स्टीव विटकॉफ को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने भेजा गया है, जबकि आर्मी सेक्रेटरी डैन डिस्कॉल यूक्रेनी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि वे भविष्य में पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब वार्ता अपने अंतिम चरण में पहुंच जाए। लाल किले के सामने हुए बम धमाके की जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आतंकियों के इकबालिया बयान, केस डायरी में दर्ज तकनीकी विवरण और फरीदाबाद से बरामद रसायनों व उपकरणों के मिलान से साफ है कि इस आतंकी साजिश का अमीर और तकनीकी मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। खुद को अमीर कहने वाला उमर की विज्ञान पर पकड़, खतरनाक सोच, धर्म आधारित कट्टरता और 9 भाषाओं का ज्ञान उसे इस मॉड्यूल का प्राकृतिक नेता बना देता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लाल किला धमाके में आधा तैयार टाइमर आधारित IID का इस्तेमाल किया गया। इससे एसीटोन, पीसी हुई चीनी, यूरिया और दूसरे रसायनों की मदद से तैयार किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने उनकी सजा के खिलाफ देशव्यापी विरोध आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मृत्युदंड की सजा के खिलाफ उनकी पार्टी आवामी लीग ने मंगलवार को 30 नवंबर तक देश भर में विरोध प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी ने इस सजा को अवैध ट्राइब्यूनल का अवैध फैसला बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। हसीना फिलहाल भारत में सुरक्षित है। आवामी लीग ने आरोप लगाया है कि ये फैसला मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार की साजिश है ताकि हसीना और उनकी पार्टी को अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित चुनाव से दूर रखा जा सके। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा भी रद्द हो सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया है कि ऐसे समय में उसका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों न रद्द किया जाए जब उसके 2 डॉक्टरों की दिल्ली में 10 नवंबर को हुए विस्फोट में भूमिका के लिए जांच चल रही है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। इस नोटिस पर आयोग सुनवाई 4 दिसंबर को करेगा। यहाँ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दोनों को अपना पक्ष रखना होगा। आयोग इस बात की जांच करेगा कि क्या यूनिवर्सिटी का प्रबंधन अब भी उस अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए इसे विशेष दर्जा दिया गया था, और क्या स्वामित्व या नियंत्रण में कोई बदलाव हुआ है। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल T20 विश्व कप का आयोजन होगा। T20 विश्व कप 2026 में कुल 20 टीमें शामिल होगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में 5 टीमों को रखा गया है। भारत इस टूर्नामेंट में खिताब जीतने के इरादे से उतरेगा। भारत ने 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। यह इस टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अध्यक्ष जय शाह की मौजूदगी में टूर्नामेंट का कार्यक्रम घोषित किया। भारत और पाकिस्तान की टीमों के ग्रुप A में रखा गया है। 15 फरवरी को कोलंबो के R प्रेमादास स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने भिड़ेंगी। भारत को आज 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के होस्टिंग राइट्स ऑफिशियल दिए जाएंगे। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स की जनरल असेंबली में इन अधिकारों पर चर्चा की जाएगी। इस फैसले से अक्टूबर 2025 में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा गेम के 100वें एडिशन के लिए अहमदाबाद को होस्ट शहर के तौर पर चुनने की सिफारिश को फॉर्मल रूप मिल जाएगा। ये भारत के एक बड़ा मल्टी स्पोर्ट हब बनने के सपने की दिशा में एक अहम कदम है। भारत के सामने नाइजीरिया था, जिसका कहना था कि गेम्स अबुजा में हो। हालांकि कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने 2034 एडिशन के लिए नाइजीरिया की होस्टिंग की उम्मीदों को समझने का फैसला किया। इससे पहले 2010 में भारत ने आखिरी बार दिल्ली में गेम होस्ट किए थे। चंडीगढ़ आज भारी प्रदर्शन के लिए तैयार है। 2 बड़े आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा की 5वीं सालगिरह मार्च और पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा द्वारा बुलाया गया पूरा बंद एक साथ होने की उम्मीद है। सबसे बड़ा जमावड़ा SKM से होने की उम्मीद है, जो अब रद्द हो चुके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन की 5वीं सालगिरह मनाएगा। SKM और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने देश भर में प्रदर्शन का आयोजन किया है।
वहीं पंजाब से किसान बड़ी संख्या में चंडीगढ़ की ओर मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। शहर की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ाते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा ने आज 26 नवंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में देर रात नेशनल हाईवे 49 पर सुकली गांव के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रक के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मृतक सभी नवागढ़ के सड़क पारा और शांतिनगर के निवासी थे, जो एक बारात में शामिल होकर स्कॉर्पियो से घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि मृतकों के परिजन भी सदमे में हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर बड़ी खबर है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राज्य में अब तक करीब 14 लाख गणना प्रपत्र वापस जमा नहीं हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ये गणना प्रपत्र जमा नहीं हो सके क्योंकि मतदाता या तो अनुपस्थित है, या नाम का दोहराव है, मृत है, या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक सोमवार को जमा नहीं किए गए गणना प्रपत्रों की संख्या 10.33 लाख थी। अधिकारी ने बताया कि मंगलवार दोपहर तक ये अप्राप्त गणना प्रपत्रों की संख्या 13.92 लाख थी। हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे आंकड़े अद्यतन होते जाएंगे, यह आंकड़ा बढ़ता जाएगा। आज के लिए टॉप 10 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।